गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पिछली वीडियो में भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसका आघूर्ण क्या होता है और उसके कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं हम। तो उसी का एक बचा हुआ टॉपिक है जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तो हमने किस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो सीख लिया है। इससे पिछली वीडियो में हमने सिखाया था और उसी में हमने बताया था कि इसकी एक स्थिति और रह जाती है कि न अक्षीय स्थिति में और न ही निरक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम इसको सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर किस तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो उसके क्या होते हैं, दो आवेशों से बना होता है जिस पर समान आवेश होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2L होती है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो अब फिर मैंने आपको बताया था कि इसका एक आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, आघूर्ण होता है P, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस की और प्लस की होती है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये इसका जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। माना इसको मैं A और इसको मैं B एक क्या मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो क्या है, P है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो P जो है, ये P जो होता है ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको दो परपेंडिकुलर जो P है, इस P को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर, तो एक इसको मैंने इस तरह से, ये मैंने इसको माना, सपोज इसको थोड़ा, हाँ एक चीज और है, ये हमारा वैद्युत, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हमें करना क्या है, मैं आपको बताना भूल गया। करना क्या है कि इसके किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में ये होता है, निरक्षीय स्थिति ये होती है इसके सेंटर पॉइंट के ऊर्ध्वाधर दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में क्या होती है, निरक्ष होती है। लेकिन कोई इसमें भी माना हमारा क्या है कि ये कोई पॉइंट है P, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि अब चूंकि मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैंने इसको क्या करना है, एक चीज और है कि ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, माना R डिस्टेंस पर है। R जो है इससे काफी दूर जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे काफी दूर R डिस्टेंस पर एक बिंदु, R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैंने P को, P क्या है, इसका
मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने यहां पर क्या किया है, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं। तो एक कंपोनेंट तो मैं क्या ले लेता हूं, जिधर जो है ये एक तो मैं ले लेता हूं इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये क्या है, बिंदु है। दूसरा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अब दूसरा मैंने ये ले लिया, पहले वाले के साथ, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो है मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। ये दो कंपोनेंट्स ले लिए। अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोनेंट P cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव का ये एक कंपोनेंट ये हो जाएगा P cos थीटा, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, P sin थीटा। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैं इस तरह से उसके आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं। और आप एक चीज देखेंगे कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है ये इसके जो अक्ष की स्थिति में है, यानी अगर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक करके बढ़ाऊं, यहां को बैठेगा सही, ये बिंदु P अब देखो ये इसकी अक्षीय स्थिति में है, और जो जो P का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है बिंदु P उसकी निरक्ष में स्थित है, उसकी निरक्ष में स्थित है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो चेक कर लेते हैं, इसके कारण माना इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, ये इसके अक्षीय स्थिति में तो बाहर होती है। मैंने आपको बताया था जब अक्षीय स्थिति होती है, ये अक्षीय स्थिति में ये बिंदु P था, यहाँ पर E1 आया था और यहाँ पर ये E2 था। तो जब हमने अक्षीय स्थिति में E निकाला था तो E की जो डायरेक्शन थी ये द्विध्रुव था, इसी O, तो ये बिंदु P था, तो किस डायरेक्शन थी, OP डायरेक्शन में, यानी अक्षीय स्थिति में बाहर की ओर थी। तो ये अक्षीय स्थिति होगी ना इसकी P की, ये अक्षीय स्थिति में स्थित है P cos थीटा की, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, माना E1 है। तो ये E1 P cos थीटा के कारण मैंने मान ली तीव्रता कितनी है, E1 है बिंदु P पर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अक्षीय स्थिति में बाहर की ओर होती है। अब P sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट से P का, P sin थीटा के ये क्या है, निरक्ष स्थिति में है, और निरक्ष स्थिति में क्या होता है, ये माइनस है, तो ये किधर को होता है, इसके पैरेलल। जो ये था इस तरह से निरक्ष है, तो ये कैसा आई थी, ये इस तरह से आई थी, देखो तीव्रता E1 और ये E2 आई थी डायरेक्शन, और ये कहाँ आई थी, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को, तो ये पॉजिटिव कंपोनेंट इधर तो है ये इसका, तो ये किधर को होगी, इसके पैरेलल, और इसका पैरेलल क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्शन का बहुत महत्व है इसमें, और ये डायरेक्शन हमें आनी चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए, ये इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। तो माना इसके कारण तीव्रता कितनी है, E2 है, इसके कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। तो इसके जो हमने दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांटा था P को, तो P के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा के कारण तो तीव्रता यह हो गई बिंदु P पर, और इसके अदर वर्टिकल कंपोनेंट जो P sin थीटा है, इसके कारण तो तीव्रता हो गई वो E2 हो गई। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहीं इस तरह से होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये इस तरह से पहले इसको समझ लीजिए, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे,
अब ये जो है ई है, ई हमें निकालना है, तो ई कैसे निकालेंगे हम? ई वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों के वेक्टर योग के बराबर होगा पी पर। द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर जो परिणामी यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो इन दोनों तीव्रताएं पी कोस थीटा के कारण तीव्रता E1, पी साइन थीटा के कारण तीव्रता E2 के वेक्टर योग के बराबर होगी। और आपने पढ़ा था कि जब दो वेक्टरों को एक ही बिंदु से हम खींचते हैं, दो वेक्टरों को, एक वेक्टर ये ए था और ये वेक्टर बी था, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है और ये जो रिजल्टेंट आर होता है, इस आर की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से इनका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसी तरह से देखो इनके कारण भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये बन गया इस तरह से थोड़ा सा, है ना। तो अब इसके कारण जो हम तीव्रता क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, ये हो जाएगा। अब चूंकि थीटा क्या है, थीटा क्या होता है इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल। यहां पर इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो जब थीटा 90 आएगा तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, और यानी ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। और इस तरह से इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके कारण क्या निकलेगा, E इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इस तरह से ये। तो अब हमें एक चीज और देखते हैं बच्चों, अब हमें चाहिए E1 और E2। तो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है E1 इक्वल टू क्या होती है 1/4 पाई FLN नॉट 2p अपॉन r। और निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो p अपॉन r, ठीक है, ये होती है। अब देखिए जो E1 है उसमें कौन सा लगेगा, अक्षीय स्थिति में। E1 क्या है अक्षीय स्थिति में है और E2 क्या है निरक्षीय स्थिति में है। तो अब लेकिन ये कौन है, द्विध्रुव का आघूर्ण, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा E1 की वैल्यू 2p। अब यहां पर क्या होगा cos थीटा, क्या होगा cos थीटा, p cos थीटा है ना, p cos थीटा के कारण है E1, लेकिन अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन है तो ये आ गया TP को। अब यहां पर क्या आएगा, ये है निरक्ष यानी p sin थीटा के कारण, तो ये हो जाएगी p sin थीटा, मैंने ये बता दिया, ये हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू ये और E2 की वैल्यू ये, इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर रख दीजिए। E इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई FLN, के भी लगा लो, इसके माध्यम क्या है k है, बाद में हम इसको निर्वात और वायु के लिए हम जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया 2p प्लस, सॉरी पहले इसको पूरी लिखेंगे, 2p cos थीटा अपॉन r3, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर प्लस 1/4 पाई FLN नॉट k इंटू p साइन थीटा अपॉन r3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे इसको कि यहां पर हम ये स्क्वायर है, तो अब देखो यहां से स्क्वायर है, ये इसका जब स्क्वायर खोलूंगा तो ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी ये टर्म्स तो बाहर आ जाएगी,
यानी जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2p है, चलो इसको लिख देते हैं, एक बार नहीं करते नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आप लोगों को। तो इसका जब स्क्वायर खोलूंगा तो कितना होगा, 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन ही कितना हो जाएगा, r की पावर 6, r की पावर 6 प्लस ये तो बाहर हो गया, यहां पर आ गया p स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन r की पावर 6, ये हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो और क्या को बना सकता है, पी स्क्वायर को बना सकता है और पी स्क्वायर अपॉन आर की 6 को बना सकता है। इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो बाहर आएगा तो पी आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा और ये भी कितना रहेगा, आर क्यूब हो जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां देखिए आप, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है मुझे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब। अब देखिए 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गई इसकी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होती है किसी भी दिशा में, किसी भी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि तीव्रता के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि इसकी दिशा भी बतानी है। अब दिशा क्या होगी, अब देखिए परिणामी तीव्रता जो है ये है, किस डायरेक्शन में है, ये है। अब माना ये एंगल कितना है, 5, इसको मैंने कितना मान लिया, माना ये एंगल कितना है, 5, कितना है 5। तो देखिए tan, इसकी टेंजेंट निकाल देंगे, tan फाइव इक्वल टू कितना होगा, E2 कितना होगा, ये tan फाइव हो जाएगा। ये क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, ये E2 है और ये कितना है, ये कितना है E1, तो ये कितना होता है E2 अपॉन E1। तो हम इसकी टेंजेंट जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इसकी। अब E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, E2 की वैल्यू मैंने बताई थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p कॉस, नहीं E2 तो थी p साइन थीटा, इसके कारण थी p साइन थीटा अपॉन r क्यूब, और E1 की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p कॉस थीटा अपॉन r क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा
कितना होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan थीटा, तो tan फाई हाफ tan थीटा। और अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो इस डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन हो गई, यानी जो इसको जो मिलाने वाली रेखा है, किसको, जो द्विध्रुव को उस बिंदु, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उससे उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ फाई कोण, कितने, ये रेखा है उस बिंदु को मिलाने वाली, और ये एंगल कितना है फाई माना है, ये एंगल कितना है फाई। तो ओ, अगर ये ओ है तो ओ पी से फाई कोण पर, यानी ओ पी से फाई कोण पर इसकी दिशा, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। एक समान बाह्य, ये क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण, ये मोमेंटम ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, यानी अगर हमारे पास क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और हमारे पास क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा एक ही से दिखा देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और अगर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने, अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इसको वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर मैंने रख दिया। अगर मैंने इसको वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर मैंने रख दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2l, इसकी लेंथ कितनी है 2l। तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। अब हमें पता है कि जब हम किसी बिंदु आवेश को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कूलाम के नियम के अनुसार उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल। अब जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके प्रत्येक आवेश पर, इस पर दो आवेश होते हैं, प्रत्येक आवेश कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, उस पर तो क्या लगता है, उस पर तो क्षेत्र की दिशा में लगता है वैद्युत बल, उस पर जो वैद्युत बल लगेगा कितना, क्षेत्र की दिशा में। और जो ऋणात्मक आवेश होता है उस पर क्या लगता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगेगा। अब चूंकि जब मैंने वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया था
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब परिमाण में बराबर है तो इन पर लगने वाला वैद्युत बल भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इन पर जो वैद्युत बल लगेगा वो एक दूसरे के विपरीत लगेगा। क्या लगेगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। अब एक दूसरे के, इसलिए ये एक क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे, एक युग्म बना देंगे। क्या बना देंगे, युग्म। और जिसको हम कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म। ये प्रत्यानयन यानी रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर देगा यहाँ पर, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को में आघूर्ण उत्पन्न करेगा, टॉर्क उत्पन्न कर देगा। ये ऐसे यानी जो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करेगा। जैसे इस पर ये बलयुग्म लगेगा तो ये बलयुग्म जो है इसमें टॉर्क उत्पन्न कर देगा और ये क्या करेगा, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरह से लाने का प्रयत्न करेगा। तो इस तरह से, इसलिए क्या है, तो अब इसमें टॉर्क, तो वो टॉर्क जो होगा, वो जो टॉर्क होगा उस टॉर्क को हमें निकालना है। तो वो जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, जो इस बलयुग्म के कारण इसमें डेवलप होगा, इसमें उत्पन्न होगा, तो वो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, किसी एक बल के परिमाण और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बल जो हैं, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, चलो पूरा लिखो, लंबवत दूरी के लंबवत दूरी दोनों, तो टॉर्क जो होगा, ये टॉर्क दोनों यानी इसके बराबर होगा, यानी किसी एक बल के परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क होगा। अब इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, मैंने यहां से क्या कर दिया, यहां से एक नॉर्मल डाल दिया, एक इसको यहां से पीछे बढ़ा दिया मैंने, तो ये जो है इनके बीच की ये डिस्टेंस, ये क्या निकली हमारी, ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि जो द्विध्रुव है उसको हमने क्षेत्र के साथ थीटा के कोण पर रखा है, थीटा। तो अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, तो ये हमें गिवन है 2l, तो हम इसमें साइन थीटा की फॉर्मूला है, साइन थीटा यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे काट। अगर मैं इसको मैं इस बिंदु को चलो P मान लेता हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं E मान लेता हूं, तो लंब बटे कर्ण यानी PE अपॉन क्या हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा। अब यहां से PE की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, PE की वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा, क्या आएगी, ये आएगी, यानी ये जो डिस्टेंस आई ये आई 2l साइन थीटा। कौन सी, यहां से और यहां, ये इसकी इन दोनों बलों की बीच की, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और वैद्युत बल की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, QE। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, QE। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो F की वैल्यू क्या होगी, QE, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगी 2l साइन थीटा, और इस तरह से इसको मैं 2ql E साइन थीटा हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू, और ये आप जानते क्या होता है, इसका आघूर्ण होता है, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो PE साइन थीटा, तो ये इसकी जो होगी टॉर्क हो गया ये, यानी टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा। तो अगर हम किसी
अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें प्लेस हम करते हैं उसको, और किस डायरेक्शन पर, जो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके साथ थीटा कोण पर हम उसको प्लेस करते हैं, तो उसमें जो टॉर्क लगता है, उसमें जो ये कपल है, फोर्स कपल है, इसके कारण जो इसमें टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क जो होगा, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, PE sin थीटा। और इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। अब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस